Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 9, that is People, Development and Environment for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding. I'll give you the link below in the description box. So now let's begin with today's questions, and the session will be bilingual. That means we are going to use both Hindi and English. सो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन जो है 2016 जून में जो है पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यानी ये सारे ऑप्शन में से हम लोग को चूज़ करना है कि वाटर पॉल्यूशन का जो है सबसे बड़ा सोर्स जो है क्या है। किस किस टर्म में, तो इन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स यानी सरफेस वाटर जो है रिवर्स में, उनमें हम लोग को बताना है कि सबसे जो है वाटर पॉल्यूशन में लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव अनट्रीटेड सीवेज, यानी जो फैक्ट्री से जो है गंदगी निकलता है वो जो है बिना ट्रीटमेंट के ही जो है नदी में फ्लो कर दिया जाए, उसको बोलते हैं अनट्रीटेड सीवेज। बी नंबर दिया हुआ है एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी जो भी किसान जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें जो एरीगेशन होता है, एरीगेशन के माध्यम से जो है क्या होता है कि वो सारे जो है फ्लो होकर नदी में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ। फिर सी नंबर दिया हुआ है अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी वैसे इंडस्ट्रीज जिनको प्रॉपर लाइसेंस नहीं दिया गया है, गाइडलाइंस नहीं है, उन पर रेगुलेट कोई भी नहीं किया गया है, तो क्या उनसे जो है ज़्यादा रिवर पोल्यूशन होता है। फिर डी नंबर दिया हुआ है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी जो धर्म से रिलेटेड जो प्रैक्टिस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मंदिर वगैरह में दूध चढ़ाए जाते हैं भगवान को, या फिर फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो वो सारे जो गंदगी जो है ले जाकर डायरेक्ट जो है नदी में डाल देते हैं, तो उनसे क्या वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है ज़्यादातर। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट सोर्स जो है वाटर पोल्यूशन का ज़्यादातर मेजर रिवर के अंदर, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डैट इज़ अनट्रीटेड सीवेज। यानी ये फर्स्ट नंबर पे आता है वाटर पोल्यूशन के अंदर जो नदी को गंदा करता है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर रन ऑफ है सेकंड पोजीशन पे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो अनरेगुलेटेड है, और फोर्थ पे है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डैट मीन्स SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN के द्वारा लिया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और ये कब लिया गया था, ये सबमिट हुआ था। तो ये सबमिट जो है सितंबर 25 यानी 25 सितंबर जो है 2015 को जो है ये मीटिंग हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे जो है डिसाइड किया गया था सारे देश के द्वारा कि हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अचीव करेंगे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, तो टोटल जो है 17 गोल्स हैं, और इनको जो है अचीव करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2022 तक अचीव करना है। देन नेक्स्ट वी हैव 2013, नेक्स्ट वी हैव 2040, और जो लास्ट दिया हुआ है 2050, यानी 2022, 2030, 2040 और 2050 तक पूरा करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030, यानी 2030 तक जो है ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है अचीव कर लेना है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम लोग को 2030 तक सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी सारे देश हैं उनको पूरा करना है। एज वी कैन सी यहाँ पे जो है दिया गया है टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और पहला जो है नो पॉवर्टी, सेकंड वी हैव जीरो हंगर, थर्ड दिया हुआ है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फोर्थ दिया गया है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ वी हैव जेंडर इक्वालिटी, फोर्थ दिया गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 नंबर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 नंबर दिया हुआ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th वी हैव रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, 7 दिया हुआ है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th नंबर दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 वी हैव क्लाइमेट एक्शन, फिर उसके बाद जो है 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी जितने भी सारे एक्वाटिक एनिमल या फिर प्लांट्स होते हैं उनके बारे में देखना है, उनके लाइफ साइकिल के बारे में। फिर है 15 नंबर दिया हुआ है लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पे जो भी है
उनके बारे में भी ध्यान देना है। 16 दिया हुआ है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 दिया हुआ है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको यूएन ने जो है सारे वर्ल्ड वाइड नेशन को जो है ये टारगेट दिया है कि 2013 तक जो है इसको क्या करना, हम लोग को पूरा करना है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ और कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर ऑफ 2022। 2022 तक जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कितना टारगेट रखा है प्रोड्यूसिंग पावर, ठीक है। और ये जो है पावर जो है किससे क्रिएट करना है, रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है प्रोड्यूस करना है, और इसके अंदर जो है रिन्यूएबल के अंदर जो है बायोमास से जो है कितना जो है टारगेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2022 तक कि हम लोग बायोमास से जो है इतना जो है पावर जो है प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है 15 मेगावाट, और सॉरी ये मेगावाट नहीं होगा, ये सारे के अंदर गीगावाट होगा, ठीक है। GW गीगावाट, ये याद रखना है, सारा गीगावाट होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 15 गीगावाट, सेकेंड दिया हुआ है 25 गीगावाट, देन वी हैव 15 गीगावाट एंड 10 गीगावाट। तो पहले तो देख लेते हैं कि टोटल जो है टारगेट कितना रखा गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है टोटल 175 जो है गीगावाट जो है ये टारगेट रखा है कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स से जो है इतना क्या करना है, पावर प्रोड्यूस करना है। और इसके अंदर जो है जो प्रोड्यूस करना है कौन कौन से सोर्स हैं, तो पहला जो है सोलर से जो है करना है 100 गीगावाट, फिर उसके बाद आ जाएगा सोलर के बाद विंड से करना है, विंड का टारगेट रखा गया है 16 गीगावाट। फिर नेक्स्ट है बायोमास, अगर बायोमास के अंदर आ जाते हैं तो इससे जो है टारगेट रखा गया है 10 गीगावाट। और एक और है लास्ट जो दिया गया था वो है हाइड्रो से, स्मॉल हाइड्रो, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो से जो है स्मॉल हाइड्रो पावर से जो है करना है वो 5 गीगावाट, यहाँ से 5 गीगावाट। तो टोटल कितना हो गया 100, 16, 10 और 5, यानी 175 गीगावाट टारगेट पूरा अचीव हो गया। यानी इसका जो है क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 गीगावाट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है क्वेश्चन एजर्शन और रीजन से रिलेटेड है। तो पहले एजर्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे रीजन जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है या नहीं। तो एजर्शन कह रहा है कंजर्विंग आवर सोइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। तो यानी अगर जो है हम लोग मिट्टी का जो है कंजर्व करते हैं तो ये जो है इंसान के लिए जो है क्या है, फ़ायदेमंद होता है। चलिए पहला स्टेटमेंट दे दिया है और उसका रीजन देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एजर्शन दिया हुआ है बिकॉज सोइल इज़ द होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन मेनी मिनरल्स। तो सोइल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और साथ ही साथ जो है सोइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो क्या ये रीज़न जो है इस एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है? तो पहले तो देख लेते हैं कि एजर्शन हमारा सही है कि नहीं। तो कंजर्विंग सोइल, ठीक है, कंजर्व अगर करते हैं मिट्टी को तो ये इंसान के हित में होगा। तो ये हमारा एजर्शन जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। और रीज़न जो दिया हुआ है कि सोइल जो है वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा जो रीज़न भी दिया हुआ है वो भी सही है, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है वो ए का जो है यानी एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। यानी ये इसके लिए नहीं आया है, ये स्टेटमेंट दूसरा हो गया और ये जो है अलग हो जा रहा है, इसको ये डिफाइन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर, दैट मीन्स एजर्शन और रीज़न आर करेक्ट, बट जो रीज़न दिया हुआ है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स WMO ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डेथ्स टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स ओवर द डिकेड ऑफ 2010 एंड 2020 बाई, और इसका रेफरेंस लेना है विद द रेफरेंस ऑफ डिकेड 90, 94 और 2003 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो
हाइड्रोमेट्रिकल डिजास्टर से जो डेथ होते हैं, अब ये समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर होते कैसे हैं। तो वैसे डिजास्टर जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, पानी के कारण जो होते हैं, क्या करना है, कितने % जो है डेथ को कम करने की बात कही गई है। ये कब तक, तो 2010 से 2019 तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि कितना % हम लोग को डेथ कम कर देना है। और ये जो है रेफरेंस लेना है हम लोग को 1994 से लेकर 2003 का, यानी इससे जो है हम लोग को बेस ले लेना है, बेस ईयर ये हो गया, और टारगेट रखा गया है 2019 तक कितना % रिड्यूस कर देना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 25%, बी नंबर दिया हुआ है 50%, सी वी हैव 75% और डी दिया हुआ है 80%। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ 50%। तो 50% जो है डेथ जो है रिड्यूस करने की बात कही गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WMO। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, और यहाँ से शुरू होता है हमारा दिसंबर 2016 के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट 9 के अंदर, वो शुरू होता है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द आर्सेनिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर की रेस्पेक्ट में हम लोग को बताना है, इन बांग्लादेश एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ड्यू टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि जो इंडिया है, इंडिया के कुछ पार्ट्स और बांग्लादेश में जो है जो आर्सेनिक पॉल्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर के अंदर, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर, तो उसका कारण, मेन कॉज जो है क्या है। पहला ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और बी नंबर दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट, सी है नेचुरल सोर्सेज, एंड डी दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर लगाएंगे दिमाग, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इंडस्ट्री वेस्ट है वो सरफेस पे होता है, जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी सरफेस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी जो है सरफेस से रिलेटेड है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल सोर्सेज, यानी जो नेचुरल कॉज है उसी के कारण जो है आर्सेनिक पॉल्यूशन जो है ये ग्राउंड वाटर के अंदर बांग्लादेश और जो कुछ पार्ट्स है इंडिया का उसके अंदर फैला हुआ है। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस जो है डेवलप किया गया है, उस हाइपोथेसिस को भी देख लेते हैं। चलिए, सो हाइपोथेसिस को देख लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सी हाइड्रोक्साइड रिडक्शन हाइपोथेसिस द ओरिजिन ऑफ आर्सेनिक रिच ग्राउंड वाटर। तो ऑक्सी हाइड्रोक्साइड रिडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है कह रहा है कि जो आर्सेनिक जो है रिच अमाउंट में अवेलेबल है ग्राउंड वाटर के अंदर, वो ड्यू टू इज नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी के तहत जो है आर्सेनिक जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। इट सीम्स दैट द आर्सेनिक इन द ग्राउंड वाटर हैज़ बिन प्रेजेंट फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स विदाउट बीइंग फ्लश फ्रॉम द डेल्टाज। तो ये जो मौजूद कितने साल से है, तो हज़ारों साल से जो है ये ग्राउंड वाटर में मौजूद है, ठीक है, और ये फ्लश नहीं किया गया है, यानी ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण जो है ये बांग्लादेश और कुछ अदर पार्ट्स हैं वहाँ पे ये जमा हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसके अंदर कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स विच इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज क्लाइमेट, यानी कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो ह्यूमन हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ क्लाइमेट पे भी अफेक्ट करता है। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मतलब मान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हो गए इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है सूट, और सूट को बोलते हैं हम लोग ब्लैक कार्बन, इसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन बोलते हैं। फिर बी नंबर दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, सी वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फोर्थ नंबर दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सूट ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन वो एयर पोल्यूटेंट है जो इंसान के हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है और साथ ही साथ क्लाइमेट पे भी इफेक्ट करता है। तो अगर ये ब्लैक कार्बन बढ़ता है तो इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, तो इंसान पे जो है स्किन से रिलेटेड स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद चाइल्ड डिफॉर्मिटीज़ होता है, यानी बच्चे का जो है अंग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। उसके बाद जो है लंग से रिलेटेड जितना भी सारा प्रॉब्लम है वो सारा डेवलप हो सकता है। और बात करें अगर क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट में जो है ब्लैक कार्बन बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूट, और वी कैन से ब्लैक कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, और ये क्वेश्चन जो है एजर्सन रीजन से रिलेटेड दिया गया है।
तो एजर्सन पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है रीज़न पढ़ेंगे और ये ऐसे यूज़ करेंगे बिकॉज ये दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट। तो पहले एजर्सन देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व। तो जितने भी सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, तो उसको जो है सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है बिकॉज, क्योंकि रीज़न दिया हुआ है, आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इन्वायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइस अफेक्ट इन्वायरमेंट इज़ इनएडिक्वेट। क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट का काम है, वर्क है, और जो इंसान का चॉइसेस है कि उनको क्या चाहिए, इन्वायरमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो जो है अपर्याप्त है, ठीक है, उनके बीच में जो है तालमेल नहीं है, इनएडिक्वेट है। तो स्टेटमेंट तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एजर्सन दिया हुआ है, वो तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और रीज़न भी जो है वो करेक्ट है, और ये रीज़न जो है ये एजर्सन का एक्सप्लेनेशन करता है, यानी ये जो है इसको डिफाइन कर रहा है। तो हमारा एजर्सन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो एजर्सन को डिफाइन भी कर रहा है, यानी उसका क्वालिफाई भी कर दे रहा है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ बोथ एजर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें कह रहा है द परसेंटेज शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सोलर एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फ्रॉम ऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज sought to be achieved by Indian governments by 2022। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है पीछे भी देख लिया है, जो दिया हुआ था उसके अंदर कि गवर्नमेंट ने जो है बायोमास से कितना जो है पावर जनरेशन क्रिएट करने की बात कही है 2022 तक। तो उसी से रिलेटेड है, उसमें हमने देखा था कि टोटल जो है गवर्नमेंट है 175 गीगावाट जो है उन्होंने बात किया है कि 2022 तक जो है पावर प्रोड्यूस करना है टोटल। और इसके अंदर जो है दिया हुआ था कि 100 जो है वो करना है सोलर से, सोलर एनर्जी से, 60 दिया हुआ था विंड से, और उसके बाद जो है 10 दिया था बायोमास से, और 5 जो है वो दिया था हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो पावर से। तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो 100 जो है अगर परसेंट के टर्म में निकालें तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट जो है सरकार ने जो है ये बात कहा है कि वो जो है पर सोलर से, ठीक है, सोलर एनर्जी से जो वो टोटल का कितना परसेंट जो है वो क्रिएट करने जा रहा है, यानी कब तक, तो 2022 तक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिया हुआ है 57.1%, बी नंबर दिया हुआ है 65.5%, सी वी हैव 47.5%, और डी दिया हुआ है 75%। तो अगर जो है टोटल दिया हुआ है 175 और इसमें जो है सोलर से करना है 100, तो ये अगर परसेंटेज के टर्म में निकालें तो 175 का जो है 100 जो है ये लगभग 57.1% के करीब में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एज पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी जितने भी सारे वर्ल्ड वाइड नेशन है तो उन्होंने जो है बैठक किया है और उसमें जो है उन्होंने डिटरमाइन किया है कंट्रीब्यूट करने का, किस चीज़ का, तो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो है फॉरेस्ट और ट्री को जो है कितना परसेंट जो है बढ़ाने की बात कही है, ताकि टू रिजॉल्व टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक, ताकि जो भी आज के ज़माने में इतना कार्बन रिलीज़ हो रहा है फैक्ट्री से, जो भी व्हीकल्स हैं उनसे, तो उसको जो है क्या कर सके, ये फॉरेस्ट और ट्री जो है एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन सिंक्स दिया हुआ है, तो ज़्यादातर जो है इसमें प्रायोरिटी रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या करना है, एब्जॉर्ब कराना है। और कब तक, तो बाय द ईयर ऑफ 2030, तो 2030 तक जो है कितना जो है एब्जॉर्ब करने की बात कही गई है, ताकि वो फॉरेस्ट और ट्री को लगाया जाए। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन्स, और बी दिया हुआ है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स, सी वी हैव 1.5 से लेकर 2 बिलियन टन्स, और डी दिया हुआ है 1 से लेकर 1.5 बिलियन टन्स। तो इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है टारगेट रखा है कि वो जो है 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक जो है वो रिड्यूस कर देना है, ठीक है, कार्बन सिंक को कम कर देना है, ताकि उसमें जो है फॉरेस्ट और ट्री को कवर किया जाए। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, और इसके अंदर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। पहले तो समझ लेते हैं कि ये मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड क्या होता है।
मेट्रोलॉजिकल हजार्ड का मतलब होता है कोई एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशन होता है, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर हो जाए वेदर कंडीशन, तो उसके कारण जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हैज़ार्ड क्रिएट होता है, डिजास्टर आता है, उसको मेट्रोलॉजिकल के अंदर डाल देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है एवेलांस, सेकंड वी हैव कोस्टल एरोजन, सी नंबर दिया हुआ है लैंडस्लाइड, और डी नंबर दिया हुआ है ब्लिजार्ड्स। तो जो भी एक्सट्रीम वेदर आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तूफान आ जाना, ठीक है, ओले पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाना, बहुत ज़्यादा हीट पड़ना, तो ये सब जो है एक्सट्रीम वेदर के अंदर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ ब्लिज़ार्ड, यानी जो बर्फीला तूफान होता है, बर्फ़ के साथ जो है बहुत ज़्यादा तूफान आता है, उसको डाला गया है मेट्रोलॉजिकल हैज़ार्ड के अंदर। और कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर आ सकता है ड्रॉट, ठीक है, सूखा, उसके बाद है हेल स्टॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद हीट वेव्स भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, हरिकेन्स, ठीक है, उसके बाद फ्लड्स, तो ये सब जो है, टोर्नाडो भी हो सकता है। तो ये जो है सारा मेट्रोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और हमने जो है 2022 का जो है JRF का टारगेट रखा है मेन, और वो वैसे बच्चे जो नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेट जो भी हम लोग स्टार्ट किए हैं इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।